प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हल करेंगे भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को। इससे पिछले वीडियो में हमने भाषा और व्याकरण से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है। आज का यह टॉपिक कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के समस्त विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए आज शुरू करते हैं भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है संकेत, भाषा, शब्द या ध्वनि। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषा। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा की विशेषता है स्वाभाविक होती है, वाक्य छोटे छोटे होते हैं, परिवर्तनशील होती है, उपर्युक्त सभी। तो मौखिक भाषा की विशेषता में हम लिखेंगे उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई है वर्ण या शब्द या पद या वाक्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ण, क्योंकि भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, शब्द, वर्ण या वाक्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा क ध्वनि। अगला प्रश्न है, भाषा के मौखिक रूप में प्रयोग होता है केवल ध्वनि का, केवल वाक्य विन्यासों का, केवल संकेतों का, केवल शाब्दिक उच्चारण का। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल ध्वनि का। अगला प्रश्न है, व्याकरण की आवश्यकता रहती है भाषा का शुद्ध रूप बनाए रखने के लिए, भाषा का मानक रूप निर्धारित करने के लिए, भाषा के अंगों का नियमबद्ध विवेचन के लिए या उपर्युक्त सभी। तो इन सभी कार्यों के लिए भाषा की आवश्यकता रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा का शरीर शास्त्र है काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, व्याकरण या शोध ग्रंथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याकरण। विभक्ति चिन्ह युक्त शब्द कहलाता है के वर्ण, खे शब्द, गे पद, घे वाक्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा गे पद। अगला प्रश्न है, भारोपीय भाषा परिवार की किस शाखा से हिंदी व अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ? कैंटम शाखा से, सेंटम शाखा से, इन दोनों से या इनमें से किसी से नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा खे सेंटम शाखा से। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से, 1000 ईस्वी से, वैदिक युग से या सिंधु घाटी सभ्यता से। तो हिंदी का प्रारंभ माना जाता है 1000 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 14 सितंबर या 2 अक्टूबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, राजभाषा या मूल भाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजभाषा। अगला प्रश्न है, जिस भाषा को हम अपनी माँ, परिवार और समाज से सीखते हैं उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा या मानक भाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मातृभाषा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी की बोलियां कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर है मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि राजस्थानी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे व्यक्तिवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अगला प्रश्न है, विभाषा से क्या आशय है? इसका उत्तर लिखेंगे विभाषा से आशय प्रांतीय आधार पर बोलियों का वर्गीकरण जिससे भाषा का रूप निर्मित होता है, जैसे राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी आदि।
अर्थात प्रांतीय आधार पर बोलियों का वर्गीकरण हो जाता है, उसे विभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रतिभा ने पुस्तक खरीदी, वाक्य में रेखांकित भाग का रूप बताइए। इसमें रेखांकित शब्द हो जाएगा प्रतिभा। वाक्य में रेखांकित भाग का रूप बताइए। तो प्रतिभा ने, ये रेखांकित शब्द है, ये पद है, क्योंकि यहाँ पे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर दिया गया है शब्द के साथ में, इसलिए प्रतिभा ने ये पद बन गया है। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण कौन करता है? इसका उत्तर लिखेंगे, भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण व्याकरण करता है। अगला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण है मैं, द, ने। इन तीनों वर्णों को मिलाकर लिखने से शब्द बनता है मदन। ये किसी का नाम भी हो सकता है और एक मदन शब्द का अर्थ कामदेव का पर्यायवाची भी है, अर्थात ये सार्थक शब्द बन गया तो ये शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा से क्या आशय है? अर्थात लिखित भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, जब उच्चरित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मैंने बोला कमल, ये ध्वनि संकेत है, तो इसको मैंने लिपि चिन्हों में लिख दिया क मैं ले, तो ये लिखित भाषा हो गई कमल। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं किस परिवार से संबंध रखती हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का प्रमुख साधन क्या है? अर्थात भाषा का विकास किस साधन के माध्यम से होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, भाषा का विकास का प्रमुख साधन लिपि है। अगला प्रश्न है, व्याकरण के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन होता है? इसका उत्तर लिखेंगे, व्याकरण के अंतर्गत भाषा के विविध अंग जैसे वर्ण, शब्द, पद, वाक्य से संबंधित विषय सामग्री का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, शब्द और पद में मुख्य अंतर बताइए। इसका उत्तर है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जबकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप अर्थात विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर है, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे एक गलत प्रिंट हो गया है, इसको का पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा के रूप कौन कौन से हैं? संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले देखेंगे मौखिक भाषा। साधारणतया बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं, अर्थात बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे नेताजी का भाषण मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूसरे नंबर पे है लिखित भाषा। जब उच्चरित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे परीक्षार्थियों का उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर लिखना लिखित भाषा का उदाहरण है। भाषा का अगला रूप है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसमें किसी भी बात को बताने के लिए लिखने व बोलने की बजाय हाथों, शारीरिक हाव भावों, चेहरे के भावों, आँखों के इशारों आदि आंगिक चेष्टाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मौखिक व लिखित भाषा रूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मौखिक व लिखित भाषा रूप में निम्न अंतर हैं। जैसे
मौखिक रूप में भाषा बोलकर व्यक्त होती है, जबकि लिखित रूप में भाषा लिखकर व्यक्त होती है। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम रूप में होती है। मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है, जबकि लिखित रूप पर नहीं होता है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित रूप में भाषा स्थिर होती है। अगला प्रश्न है, भाषा की प्रमुख इकाइयों का परिचय दीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, भाषा की प्रमुख इकाइयां हैं ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद एवं वाक्य। परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले देखेंगे ध्वनि को। हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनि का ही प्रयोग होता है। भाषा की अगली इकाई है वर्ण। तो वर्ण ध्वनि के रूप में ही वक्ता के मुख से उच्चारित होता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे क हलंत, च हलंत, ट हलंत आदि। अब है अगली इकाई शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे पढ़ेंगे वर्णों। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे क प्लस में प्लस ले। ये 3 वर्ण हैं। इन 3 वर्णों के मेल से शब्द बनता है कमल। जो कमल एक पुष्प का नाम भी है और किसी का नाम भी हो सकता है। अगला इकाई है पद। वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह जिसे शब्द कहते हैं। उसी शब्द का प्रयोग विभक्ति चिन्हों के साथ वाक्य में कर दिया जाए तो उसे पद कहते हैं। जैसे रीना ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे रीना, पुस्तक ये शब्द हैं, लेकिन विभक्ति चिन्हों के साथ वाक्य में प्रयोग होने से रीना और पुस्तक दोनों पद कहलाते हैं। भाषा की अगली इकाई है वाक्य। पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण इच्छित अर्थ की प्राप्ति हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कविता गीत गा रही है। यहाँ पे कविता क्या कर रही है, इसका हमें पूर्णतः अर्थ पता लग रहा है, इसलिए ये पूरा एक वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में पद बताइए। जैसे राम ने रावण को मारा और गीता ने पुस्तक पढ़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा राम ने रावण को मारा, सीता ने पुस्तक खरीदी आदि ये पद हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भाषा एक व्यवस्था है। भाषा के विभिन्न अंगों जैसे वर्ण, शब्द, पद, वाक्य आदि में निश्चित और नियमबद्ध संबंध होते हैं। अतः भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए तथा उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए नियमों की आवश्यकता रहती है। इन्हीं नियमों को व्याकरण में योजनाबद्ध रूप से लिखा जाता है। अतः व्याकरण की आवश्यकता रहती है। अर्थात भाषा को निश्चित नियमों में बांधने और मानक रूप स्थापित करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, व्याकरण के महत्व को रेखांकित कीजिए। अर्थात व्याकरण का क्या महत्व है बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे, व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट रूप प्रदान करता है। इससे नियमों में स्थिरता आती है जो भाषा को परिनिष्ठित व मानक रूप में स्थापित करती है। अतः व्याकरण ही ऐसा शास्त्र है जो भाषा को सर्वमान्य, शिष्ट सम्मत एवं स्थायी रूप प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण के प्रमुख अंगों का परिचय दीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, व्याकरण के अंग। भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द और पद बनते हैं। इसको वर्ण पढ़ना है, ये वर्षों टाइप हो गया है, इसको पढ़ना है वर्ण। तो वर्णों के मेल से शब्द और पद बनते हैं। इनसे वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले देखते हैं हम वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। अगला अंग है शब्द विचार।
इसमें शब्द के भेद, व्युत्पत्ति, रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। व्याकरण का अगला अंग है पद विचार। इसमें शब्द से पद निर्माण प्रक्रिया, पद के विविध रूपों का वर्णन किया जाता है या होता है। व्याकरण का अगला अंग है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव तथा वाक्य निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। अगला प्रश्न है निम्न भाषाओं की लिपि का नामोल्लेख कीजिए। यानी नीचे कुछ भाषाएं लिखी हैं, इनकी लिपियों का आपको नाम लिखना है। जैसे पहली भाषा है हिंदी। हिंदी की लिपि है देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, मराठी की देवनागरी, उर्दू की फारसी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने भाषा और व्याकरण से संबंधित बनने वाले समस्त प्रश्नों का इस वीडियो में समावेश कर लिया है। हम आशा करते हैं आपके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा। यदि भाषा और व्याकरण से संबंधित कोई और प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।